हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में और फंक्शंस के डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दो फंक्शन इक्वल कब होंगे और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन फंक्शन पढ़ने से पहले, फंक्शन का पूरा डिटेल जानने से पहले रिलेशन के बारे में सब लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं पता होगा फंक्शन नहीं समझ पाओगे। क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। स्पेशल इट मीन्स जो रिलेशन होता है वही आगे जाके फंक्शन बनता है एक डेफिनेट कंडीशन के अंडर में। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि तुमको रिलेशन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो अगर रिलेशन सब लोग पढ़ चुके हो, जान चुके हो, तो फंक्शन आसानी से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्या है ना। तो फंक्शन समझने से पहले ये भी समझें कि जो फंक्शन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब कि ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया जाता है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब जो भी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइन किया गया है उन्हीं रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस फंक्शन बनते हैं। लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं बनते, एक पार्टिकुलर कंडीशन के अंडर में कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है। तो फंक्शन एक स्पेशल कंडीशन के अंडर में होता है। स्पेशल कंडीशन कहने का मतलब अगर वो रिलेशन है, रिलेशन एक स्पेशल कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। तो वह स्पेशल कंडीशन क्या है उसी के बारे में समझते हैं ना। फंक्शन का एक और बात नाम है, फंक्शन को हम जनरली मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। और फंक्शन को हम एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन तो जानने वाले हैं, लेकिन जस्ट फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है इसलिए भी हम बोलते हैं कि फंक्शन इज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट। इट मींस here we will study function as correspondence। एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल में, ये क्या है, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो वो भी करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स था। फंक्शन भी एक करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो वो कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, सबसे पहले हम वो कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। तो वो कंडीशन क्या है ये देखो। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एरो डायग्राम से भी समझेंगे। सपोज ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन है लेकिन एफ नाम रख रहे हैं। जनरली रिलेशन को आर से नाम देते हैं, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन बन जाने वाला है, इसलिए इस रिलेशन को अभी हम एफ से कंसीडर कर रहे हैं। तो कोई भी रिलेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी फंक्शन किस कंडीशन के अंडर में बनेगा उस कंडीशन को पहले समझते हैं ना। ए रिलेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन। A relation f defined from a to b is a function if दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है, if all element of a is associated with elements in b। एक्सप्लेन करेंगे, ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट की पेयरिंग हम बी के साथ जरूर करेंगे। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट ए में मिला जिसकी पेयरिंग, जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में नहीं है, तो वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा और वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। हम दिखाएंगे डायग्राम से, पहले कंडीशन लिख दें। पहला क्या हो गया, all element of A associated with element in B, and second है an element in A is associated with unique element in B। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। तो सपोज ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2,
3 4, ये 4 एलिमेंट है और इस बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, दिस इज सपोज ए बी सी एंड डी। अब अगर ये रिलेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी फंक्शन होना चाहता है तो ए के हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स इन बी। इट मींस ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो सपोज 1 का करेस्पॉन्डेंस बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, रैंडम ले रहे हैं, 3 का सी के साथ है और 4 का डी के साथ है। तो यहां सारे एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं कि हम जो सेलेक्ट किए हैं यही एक पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम उनमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सारे एलिमेंट का करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन को ये जो एरो डायग्राम है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस ये समझ लो कि अगर कोई भी रिलेशन एरो डायग्राम में है तो वो रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होना चाहिए। एरो से कनेक्टेड होने का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट का एक करेस्पॉन्डेंस बी में एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रहा है। सेकंड में क्या है, एन एलिमेंट इन ए, इट मींस ए के एक एलिमेंट का एसोसिएशन एग्जैक्टली बी में यूनिक एलिमेंट के साथ होगा। यूनिक एलिमेंट के साथ होगा, इसका मीनिंग समझो। जैसे मान लो हम ए में एक एलिमेंट 1 कंसीडर किए तो 1 का करस्पॉन्डेंस बी में केवल बी के साथ है। अब अगर मान लो यहां पे एक एलिमेंट ई लिख देते और कुछ ऐसा करस्पॉन्डेंस हम देखते तो फर्स्ट कंडीशन को ये जो एरो डायग्राम है अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ एलिमेंट इन बी जो है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, एन एलिमेंट इन ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट इन बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में यूनिक एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो 1 का बी के साथ भी करस्पॉन्डेंस है और 1 का ई के साथ भी है। तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 1 जिसका बी में यूनिक करस्पॉन्डेंस नहीं है, वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। तो इस केस में बस ये समझो एरो डायग्राम के बेसिस पे कि कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ए के सारे एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होने चाहिए, फर्स्ट वन। और दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि एक एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, इसके एक एलिमेंट एक ही से एसोसिएटेड होने चाहिए। तो सोचो अगर ए का एक एलिमेंट बी में बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है जो इसमें दिख रहा है, 1 बी और ई दोनों से एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में यहां एक डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो डाइवर्जेंस मतलब एक पॉइंट से मल्टीपल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहां से 1 पार्ट से 1 एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहां पे डाइवर्जेंस है। तो इसका मतलब रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एरो डायग्राम में डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंस हुआ इसका मतलब है कि वो एक एलिमेंट ए का मोर देन 1 एलिमेंट इन बी से एसोसिएट कर रहा है, और जब मोर देन 1 एलिमेंट इन बी से एसोसिएट कर रहा है तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो रिलेशन को फंक्शन होने के लिए अगेन फिर से बताएं, एरो डायग्राम में क्या कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होने चाहिए और दूसरा उसमें डाइवर्जेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रिलेशन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था, बस एक पार्टिकुलर रिलेशन होता था, उससे वो कनेक्टेड होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है कि ए के सारे एलिमेंट का एक करस्पॉन्डेंस होना चाहिए इसमें, और वो यूनिक करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, तो वो रिलेशन एक फंक्शन बन जाएगा। तो हम यहां पे बस सिंपल कंडीशन लिखते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो हम 2 डिफरेंट केसेस में देखेंगे, इफ रिलेशन इज गिवन इन एरो डायग्राम एंड इफ रिलेशन इज गिवन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट इट मींस रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, तो वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, और अगर एरो डायग्राम में है तो वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, वो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। तो एरो डायग्राम से क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन ए के सारे एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होने चाहिए, और सेकंड क्या है, उसमें डाइवर्जेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, अगर कन्वर्जेंस हुआ तो वो फंक्शन हो सकता है। हम एरो डायग्राम के
डिफरेंट केसेस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे ना। ये डेफिनेट है, ये कंडीशन लिख लोगे और यही कंडीशन फंक्शन का डेफिनेशन है। तो देखते हैं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे केसेस देखेंगे, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया था। तो बस ये डेफिनेशन में सब लोग लिख लोगे ना। तो अब लिख चुके हो, तो अब देखते हैं अलग अलग केसेस में, इट मींस एरो डायग्राम फॉर्मेट में और रोस्टर फॉर्मेट में एक रिलेशन को फंक्शन चेक करने का तरीका क्या है। इफ ए रिलेशन इज इन एरो डायग्राम, if a relation is in arrow diagram format and the relation is what, a to b, then this relation is a function if every element of a is connected with arrow, then it is a function first every element of a must be connected through arrow, and second is divergence is not allowed. अगर उसमें डाइवर्जेंस प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ साथ ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है, तो वो एरो डायग्राम एक फंक्शन का एरो डायग्राम हो सकता है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम 3-4 पॉसिबल एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस एरो डायग्राम को देख करके ये जज करना है कि कौन सा एरो डायग्राम फंक्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। ये कंडीशन लिख लो और एरो डायग्राम का केस देखो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सपोज ये F1 एक रिलेशन है A to B, अब ये एरो डायग्राम फंक्शन हो सकता है कि नहीं, तो इसके लिए हम दोनों कंडीशन को चेक करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ एरो, तो ए का सारे एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है। सेकंड, डाइवर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट, डाइवर्जेंस इसमें है या नहीं ये चेक करना है। तो डाइवर्जेंस का मतलब है वन, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तुमको दिख रहा होगा ए का 2 एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, मतलब यहां पे कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस नहीं है। कंफ्यूज नहीं करना है, यहां पे कन्वर्जेंस है और फंक्शन में कन्वर्जेंस अलाउ हो सकता है, फंक्शन में कन्वर्जेंस अलाउ हो सकता है। अब ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें कन्वर्जेंस अलाउड नहीं होता है, तो ये 12th क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन सा टाइप होता है। लेकिन जनरल फंक्शन की बात करें तो रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एक ही कंडीशन है कि उसमें डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंस हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है, और सेकंड कंडीशन इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, इट मींस F1 इज ए फंक्शन। इस तरह से बोल सकते हैं कि F1 एक फंक्शन है। और पॉसिबिलिटी देखते हैं एरो डायग्राम की अलग अलग कंडीशन में ना। अगेन एक F2 ले लेते हैं और फिर जस्ट रैंडम ले रहे हैं अलग अलग पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कि सब लोग को यह पता चल जाए कि एरो डायग्राम के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। और ये डेफिनेट है, जिसको एरो डायग्राम समझ आ गया, जिसको भी एरो डायग्राम समझ आ गया उसको फिर रोस्टर फॉर्म वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ जिसको रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम समझ आ गया, हम आगे पढ़ेंगे एक रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जस्ट 1 by 1 स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक टर्म को समझना है तुमको। अगर एक में भी प्रॉब्लम हुआ तो आगे समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। अब इस F2 में क्या करते हैं, ये सपोज यहां से रिलेटेड है, ये यहां से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब ये दिख रहा होगा इसमें, तो जैसा कि हम बोले ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है। दूसरा कंडीशन क्या है कि डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, 1 एलिमेंट
बी के टू एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। इट मींस यहां पे एक डाइवर्जेंस है, और जब भी फंक्शन में डाइवर्जेंस होता है, सॉरी जब भी रिलेशन में डाइवर्जेंस होता है वो एक फंक्शन नहीं होता। इट मींस हम बोल सकते हैं कि F2 इज नॉट ए फंक्शन, F2 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज, रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज डाइवर्जेंस इज प्रेजेंट। यहां पे डाइवर्जेंस प्रेजेंट है, इस कारण से ये फंक्शन नहीं होगा। अब उसी तरह हम बहुत अलग अलग तरह के डायग्राम ड्रॉ करें, बस तुमको यही दो कंडीशन चेक करना है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एरो डायग्राम से चेक करने में कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो अब अगर सबको एरो डायग्राम से चेक करने आ जाएगा कि गिवन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो रोस्टर फॉर्म में अगर कोई रिलेशन दिया गया है जस्ट ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स के फॉर्म में, तो अब वो रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में समझते हैं। इट मींस if relation is given as a set of ordered pair, then how we can check that the given relation can be a function or not? Now, if relation is given as set of, if relation is given as the set of ordered pair, अगर ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स के फॉर्मेट में दिया गया है तो वो रिलेशन फंक्शन कब होगा उसके बारे में समझना है। देन रिलेशन इज ए फंक्शन इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है ये ध्यान रखना, अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं ये जानना है और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये तुमको पता होगा कि किसी भी रिलेशन में प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन उसका कंप्लीटली डोमेन होता है। तो ऐसे केस में अगर ए का सारा एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है तो उस रिलेशन का डोमेन ए के इक्वल हो जाना चाहिए। तो जस्ट हम यहीं से फर्स्ट कंडीशन बना रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होना चाहिए, और ए का जो भी एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होता है वो उस रिलेशन का डोमेन में आ जाता है। तो जब सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है तो उस रिलेशन का डोमेन कंप्लीट ए के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन must be equal to A. It means A is what? The relation R is defined from A to B. Then that is a function if their domain is equal to A. And second condition क्या है? Second condition समझना, डाइवर्जेंस अलाउड नहीं था। अब उसी से हम करेस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे कंडीशन ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब अगर यहां पे डाइवर्जेंस है तो इमेजिन करो कि ये 1 है, ये A है और ये B है। तो अगर ये डाइवर्जेंस किसी भी रिलेशन में होता, यहां पे F2 रिलेशन में डाइवर्जेंस है, ये F2 फंक्शन नहीं है, तो डाइवर्जेंस होने का मतलब है 1, A एंड 1, B ये दोनों F2 में प्रेजेंट है। तो अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन F2 में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं होने चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। समझना, अगर ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस को प्रोड्यूस करता है, और अगर वो डाइवर्जेंस को प्रोड्यूस करता है तो वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो डाइवर्जेंस के करेस्पॉन्डिंग सेकंड कंडीशन रोस्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, देयर शुड नॉट exist two or more ordered pair whose first element is common। ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर या उससे अधिक ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में नहीं होने चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो कंडीशन लिखते हैं, इट मींस देयर शुड नॉट एग्जिस्ट टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर, टू और more ordered pair whose first element is same। तो इस तरह से अगर कोई भी रिलेशन एरो डायग्राम में है या फिर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है
तो वो फंक्शन होगा कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए अगर ये माइंड में चला गया, आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, क्योंकि जो रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया गया है उसमें ए टू बी नहीं लिखा जाता, रिलेशन अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए जो हम बताएं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, तो ये सिंपल जो अभी हम फंक्शन पढ़े हैं, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स के बारे में पढ़े हैं। ए टू बी करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स है। अब वो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट फंक्शन है कि नहीं है, ये हमको चेक करने आ गया। तो अब अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन हो गया, जो हम चेक कर चुके हैं, तो अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन हो गया तो उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये कंडीशन सब लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शन, हाउ ए फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो अब समझते हैं कि हम एक फंक्शन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो इसके लिए जस्ट इमेजिन करो कि f एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइन किया गया। तो f कोई फंक्शन a टू b डिफाइन किया गया और सपोज a में एक एलिमेंट है x जो b में प्रेजेंट एक एलिमेंट y से एसोसिएटेड है। x इज एसोसिएटेड विद y, देन हियर y इज कॉल्ड f इमेज ऑफ x। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर f a टू b कोई फंक्शन है और a का कोई एक एलिमेंट x b में एक एलिमेंट y से एसोसिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में y को f इमेज ऑफ x कहा जाता है। इट मींस इफ x belongs to a is associated with y in b, then y is called f image, y is called f image of x, that is denoted by y is equal to f of x। तो ये फंक्शन को डिस्क्राइब करने का एक टेक्निक है। y is equal to f of x फंक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर वो फंक्शन a टू b डिफाइन किया गया है, जहां पे a क्या है, तो a उस फंक्शन का डोमेन होता है, a उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो उस डोमेन का कोई एक एलिमेंट x उसके कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट y से एसोसिएट कर रहा है, तो हम y को f इमेज ऑफ x बोलते हैं। और अपोजिट सेंस में समझो तो x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y अंडर f। इट मींस x को y का प्री इमेज बोलते हैं और y x का इमेज होता है। एंड x is called pre-image of y। तो इस तरह से समझो कि a में अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट b के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम जनरली उस फंक्शन को इस तरह से, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, कोई पार्टिकुलर नहीं है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का। और ऐसा बहुत सारा तुम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी देख चुके होंगे कि जैसे f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो f of 2 फाइंड करने के लिए x का वैल्यू 2 पुट कर देते हो, तो जो f of 2 मिलता है वो कहीं ना कहीं उस फंक्शन के लिए y का वैल्यू मिलता है। मतलब x इज इक्वल टू 2 y के किस वैल्यू से एसोसिएट कर रहा है, वहां से हम फाइंड कर लेते हैं। हम आगे वो सारा कंडीशन देखेंगे, अभी हम ये जनरल डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का देखें कि ये क्या होता है। अब इसी डिस्क्रिप्शन के हेल्प से हम सिंपल फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझेंगे। ये बताते फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो हम अभी यहां पे पढ़ रहे हैं वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि जो यहां पे डिफिनेशन है वो हर जगह पे अप्लाई हो। मीनिंग हर जगह सेम होता है, लेकिन जब किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक बदल जाए तो डोमेन, कोडोमेन, इट मींस डोमेन और रेंज फाइंड करने का भी टेक्निक अलग अलग होता है। लेकिन हम यहां पे फंक्शन को करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़े हैं, तो जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम बात कर रहे हैं, हम अभी उसी से एसोसिएटेड बात कर रहे हैं।
क्योंकि आगे हम डोमेन और रेंज का कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे जब फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन के टर्म में बताएंगे। तो अभी के लिए जस्ट ये समझ लो कि अभी फंक्शन को करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स की तरफ पढ़ रहे हैं, तो उस केस में फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, बस हम वो बात करेंगे अभी। तो ना ये हो गया डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम देखते हैं, ये नोट डाउन कर लोगे जस्ट डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या होता है। अब हम इसी फंक्शन का देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ना डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। Domain, codomain and range of a function. Suppose, let f is a function defined from a to b. अगर f कोई फंक्शन a to b डिफाइंड है such that y is equal to f of x. इसका मीनिंग समझना, y is equal to f of x, इट मींस x कोई एलिमेंट a का है जो b में प्रेजेंट एलिमेंट y से एसोसिएट कर रहा है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं y is f इमेज ऑफ x और y is फंक्शन ऑफ x. f इमेज ऑफ x कहने का मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है और y जो है वो x का इमेज है, इस कारण से y is a function of x और y is f इमेज ऑफ x इसको बोला जाता है। तो अब इस केस में हम डोमेन की बात करें तो ये डोमेन a जो है वो कंप्लीट डोमेन होगा, क्योंकि यहां तक हम जो भी पढ़े हैं फंक्शन वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की तरह पढ़े हैं। तो हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो जब हर फंक्शन एक रिलेशन है और हम जो अभी फंक्शन पढ़े हैं करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स की तरह पढ़े हैं, तो सेम डोमेन रिलेशन की तरह ही हम बोल सकते हैं। तो रिलेशन में एग्जैक्टली होता है कि जो ए का एरो से कनेक्टेड है वो डोमेन होता है, लेकिन यहां पे अगर वो फंक्शन बन चुका है तो ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना ही है बी में, ए के सारे एलिमेंट का करस्पॉन्डेंस बी में अगर होना है तो उस रिलेशन का, इट मींस यहां पे जो फंक्शन है उसका डोमेन कंप्लीट ए सेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कभी भी फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ने को मिले कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो उसमें तुमको डोमेन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। a कंप्लीट उसका डोमेन होगा और b कंप्लीट उसका कोडोमेन होगा। हम और भी पढ़ेंगे जब फंक्शन को रिलेशन बिटवीन y एंड x, आगे रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन की तरफ पढ़ेंगे तो वो डोमेन कोडोमेन फाइंड करने का टेक्निक अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन की कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स के लिए बताया जा रहा है। तो डोमेन कोडोमेन मिल गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है? तो जब हम फंक्शन पढ़ें तो फंक्शन में ए का सारा एलिमेंट बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। ये नहीं बोले कि बी का हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज इसमें होना चाहिए। प्री इमेज समझ रहे हो? हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इट मींस सोचो कि अगर ये मेरे पास एक एरो डायग्राम है, तो ये जो डायग्राम है ये फंक्शन है कि नहीं? तो तुम सोचो, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड है और यहां पे डाइवर्जेंस भी नहीं है, मतलब एक फंक्शन है। तो ये जो एलिमेंट है इसका कोई भी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी ये फंक्शन है। इसका मतलब कि फंक्शन में बी में कोई एक एलिमेंट हो सकता है जिसका एक भी करस्पॉन्डेंस ए में एग्जिस्ट ना करता। तो इसलिए यहां पर रेंज फाइंड करने के लिए समझना, अगर हम इसी फंक्शन में रेंज की बात करें तो रेंज केवल ये तीन एलिमेंट हो, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का जो इमेज इसमें है वो इमेज ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो वो सारे इमेजेस ही केवल रेंज में काउंट होंगे। ये जो एलिमेंट है ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो ये जो एलिमेंट है फंक्शन के रेंज में काउंट नहीं होगा। इट मींस हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल y such that y is equal to f of x. It means all f image of x, the collection of all f image of x is called range. इसी को हम ये चाहो तो ड्रॉ कर ले सकते हो। It means this represent
द कलेक्शन ऑफ ऑल if image of x belongs to a, मतलब अगर x एलिमेंट a में है तो उस x का जो भी इमेज b में मिलेगा वो रेंज हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट इस एरो डायग्राम में दिख रहा है वो इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इट मींस ये जो एलिमेंट है वो रेंज में काउंट नहीं होगा, ये तीनों रेंज में काउंट होगा। तो इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं अगर वो फंक्शन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स दिया गया है। आगे और भी मेथड्स हैं डोमेन रेंज के, वो जब हम पढ़ेंगे रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसमें बताएंगे। तो अभी तक जो बताएं डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, वो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स के लिए था। तो अब हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए एक सेट है, बी एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। कंसीडर ए रूल। रूल इट मीन जस्ट रूल इज ए रिलेशन, क्योंकि अभी हमको ये पता नहीं कि दिस रूल फॉलो द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन और नॉट। तो ये रूल एक तरह का रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो हम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो हम इसको कंप्लीटली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और समटाइम्स दिस इज आल्सो रिटन एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये करेस्पॉन्डेंस, इट मींस ये रूल जानना है कि फंक्शन है कि नहीं, मतलब ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है। तो इसके लिए हम एरो डायग्राम से सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि ये बता दें जब भी तुम रिलेशन फंक्शन पढ़ते हो कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एरो डायग्राम सबसे आसान है। तो कभी भी केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से मीनिंग नहीं होना चाहिए रिलेशन फंक्शन पढ़ने से, कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब तो जस्ट एग्जाम में नंबर आ जाएगा। तुमको सीखने पे जस्ट जोर डालना है कि आखिर ये फंक्शन किस बारे में है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब आगे जाकर के पता चलेगा। और ये फंक्शन मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथमेटिक्स इसके बिना अधूरा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब तक तुम फंक्शन नहीं पढ़ते कैलकुलस नहीं समझ पाओगे। और कैलकुलस मैथमेटिक्स का, इवन फिजिक्स का, इवन केमिस्ट्री का मतलब हायर जब स्टडी करोगे केमिस्ट्री में तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो इसीलिए फंक्शन को बेटर वे में समझना केवल मैथमेटिक्स के बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से मीनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट तुमको ये समझना है। तो हम दो सेट ड्रॉ कर दिए हैं, एक ए है और एक बी है। हम ए में एलिमेंट्स को मेंशन कर दें, जस्ट -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब बी में जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये रूल है f। अभी हम फंक्शन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी पता ही नहीं कि फंक्शन है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की बात करते हैं तो x a का एलिमेंट होता है, तो -2 b के किस एलिमेंट से एसोसिएटेड है ये जानने के लिए हम इस रूल में x का वैल्यू -2 पुट करते हैं। तो जब x -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। इट मींस ये -2 4 से एसोसिएटेड है, फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह -1 अगर हम x के बदले पुट करें तो -1 होल स्क्वायर, इट मींस 1 से एसोसिएटेड है तो -1 1 से एसोसिएटेड होगा। अब तुम फाइंड कर सकते हो इजीली x इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज 0, 0 इज एसोसिएटेड विद 0। Now 1 is associated with 1 and 2 is associated with 4, ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एरो डायग्राम मिला, अब ये एरो डायग्राम फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये जानने के लिए हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होना चाहिए, वो है भी, इट मींस फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ। सेकंड, इसमें डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा होगा एक भी डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस का अगेन मीनिंग बता दें, ए का एक एलिमेंट, वन एलिमेंट बी के मोर देन वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, वन एलिमेंट जो मोर देन वन एलिमेंट से एसोसिएटेड है बी में। इट मींस यहां पे डाइवर्जेंस भी नहीं है, ए का सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड भी है। इट मींस ये रिलेशन एक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया ये फंक्शन है। अब आते हैं सेकंड, डोमेन
कोडोमेन रेंज, तो ये पता होगा कि अगर पता चल गया कि ये फंक्शन है और फंक्शन एज ए करेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट है एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दोनों पता है, तो ऐसे केस में हम अभी बात कर रहे थे डोमेन कंप्लीट ए हो जाएगा, तो डोमेन इज इक्वल टू ए, दैट इज -2 -1 0 1 2, एंड कोडोमेन वो फाइंड करने की अगेन जरूरत नहीं है, कोडोमेन इज इक्वल टू बी, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है कि ए के जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो पॉसिबल इमेजेस हैं, तो पॉसिबल इमेजेस केवल 3 हैं, 0 1 4, तो 0 1 4, इट मींस रेंज की अगर हम बात करते हैं दैट इज एफ इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट present in the set A, तो f images of all the element present in the set A, तो f images केवल 3 possible हैं, 0 1 and 4, so range is equal to only 0 1 and 4। तो इस तरह से हम इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, f is a function that is defined from this set to set of integer. Again function is a correspondence between the two set. Now the function is given like this one. अब इस केस में फर्स्ट में फाइंड करना है रेंज ऑफ f। तो रेंज का मतलब क्या है, जस्ट ये रफ आइडिया लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझो। f फंक्शन है जो a to z है। अब a में एलिमेंट है -2 -1 0 1 and 2। अब ये -2 -1 0 1 2 जेड में या तो इनफाइनाइट है, क्योंकि इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो वो कौन कौन से एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है ये जानना है। तो इसके लिए इसमें हम x का वैल्यू 1 by 1 एक एक करके रिप्लेस कर देंगे, तो वहां से जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा जिसमें a का एलिमेंट इस सेट से एसोसिएट कर रहा है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं 1 by 1, एक देख लेते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 इसमें पुट करते हैं, तो जो f ऑफ 2 मिलेगा वो क्या होगा, -2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 -3, और वहां से जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू वो होगा जो -2 से z में एसोसिएटेड होगा। तो फाइंड करते हैं ना, f ऑफ -2 फर्स्ट के लिए f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 the whole square -2 into -2 -3, तो that is 4 plus 4 -3, that is equal to 5। Similarly अगर हम f of -1 की बात करें, मतलब f of -2 5 आया, तो इसमें -2 इसमें किससे एसोसिएट करेगा, तो यहां 5 से एसोसिएट करेगा। इसमें इन्फिनिटी है, ऐसा नहीं कि इसमें एक ही है, इसमें बहुत सारे हैं, तो -2 5 से एसोसिएट करेगा। फिर उसी तरह से हम अगर f ऑफ -1 फाइंड करें, तो f ऑफ -1 के लिए इस गिवन रूल में, गिवन फंक्शन में x के लिए -1 रिप्लेस कर दें, तो -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो दैट इज 1 प्लस 2 -3, दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस ये -1 इसमें 0 से एसोसिएटेड है। फिर उसी तरह f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2, तो ये तीनों वैल्यू हम एक एक करके फाइंड कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये पांचों z में कौन से एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो अब अगर जो भी ये पांचों एलिमेंट आया 1 2 3 4 5, ये जो भी 5 एलिमेंट मिलेंगे वो 5 एलिमेंट को एक ब्रेस ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, और वही सेट इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट फाइंड हो जाएगा। ये तुम कर सकते हो इजीली, कैलकुलेशन है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड पे आते हैं। ये सब लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट इसमें पुट करके सारे पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने हैं, और वही सारे पॉसिबल वैल्यू इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5 फाइंड करना है। तो एक देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले प्री इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ 6 की, तो प्री इमेज ऑफ 6 का मतलब है कि अब यह पता करना है कि इसमें एक एलिमेंट 6 है, और वो 6 इसमें से कौन से एलिमेंट का इमेज था।
मतलब y का वैल्यू अब दिया गया है और x का वैल्यू पता करना है। तो इस रिलेशन में अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो फॉर प्री इमेज ऑफ 6 we will use y is equal to 6 and we will find the value of x. Now put y is equal to 6. तो अगर हम y को 6 पुट कर दें तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y को 6 पुट करने के बाद डेफिनेट है यहां से इस साइड हम लेके चले गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करने का सोचो तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सिंपल क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये नहीं हो पाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो हम बोल सकते हैं कि इस 6 का इट मींस x यहां पर रियल नहीं होगा। फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 9। तो जस्ट अगर हम यहां से b स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो b स्क्वायर इट मींस 4 माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू माइनस 9, तो ये आएगा 40। अब अगर हम 40 ले आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कभी भी इंटीजर तो आ नहीं सकता। तो जब अगर इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब है कि हेयर x नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x नॉट बिलोंग्स टू a है इसका मतलब है कि 6 का यहां पे कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। मतलब यहां पे तो 5 ही है, तो जो होना चाहिए था वो 5 ही में होना चाहिए था। तो ये समझ लो कि इसमें 6 ऐसा है जो 6 इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसमें एलिमेंट जो 6 है इस 6 का इसमें कोई प्री इमेज नहीं है। तो फर्स्ट हो गया। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू -3 पुट कर दें तो y का वैल्यू -3 पुट कर दें तो अब उसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलेगा वो -3 का प्री इमेज होगा। तो देखते हैं, तो यहां से तो फर्स्ट का मिल गया कि 6 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखते हैं प्री इमेज ऑफ -3। तो फॉर प्री इमेज ऑफ -3 वी विल पुट y इज इक्वल टू -3। अगर हम y का वैल्यू -3 पुट कर दें तो इसमें क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इट मींस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड 2। इसका मतलब इसमें जो 6 होगा वो दो एलिमेंट से एसोसिएट करेगा, 0 और 2। तो ये समझ लो कि 0 का भी इमेज 6 आएगा और 2 का भी इमेज एग्जैक्टली इसमें 6 आएगा, जो यहां से क्लियरली पता चल गया। तो यहां से अगर इमेज फाइंड करना हो, प्री इमेज फाइंड करना हो तो हम इस रिलेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और अगर 5 की बात करें तो 5 किसका प्री इमेज होगा, ऑलरेडी हमको यहां दिख रहा है वो -2, तो -2। तो अगर कभी भी प्री इमेज फाइंड करना हो किसी एलिमेंट का तो जो जिसका प्री इमेज फाइंड करना है वो हम y के लिए पुट कर देंगे, और किसी का इमेज फाइंड करना है तो हम x का वैल्यू वो यूज कर लेंगे। तो इस तरह से तुम गिवन एलिमेंट का प्री इमेज फाइंड कर सकते हो, और फर्स्ट में रेंज फाइंड करना था वो इमेज से एसोसिएटेड था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। f एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में। अब वो फंक्शन एक तो ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है और वो जिस रूल के अंडर में वो बना है वो रूल ये दिया गया है f of x is equal to ax plus b। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं y is equal to ax plus b for some integers a and b। तो determine a b। तो अब समझना कि कोई भी दो नंबर x एंड y एक दूसरे से रिलेट कर रहा है और वो इस रिलेशन से रिलेट कर रहा है। इस रिलेशन से रिलेट करते हुए कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले, इट मींस ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस x इज, अगर हम इसको देखें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 और उसी तरह ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इन चारों में से कोई भी दो यूज कर लें। अगर कोई भी दो, तो मान लो हम ये यूज कर लेते हैं और ये यूज कर लेते हैं, तो दोनों को बारी बारी से x y का वैल्यू पुट करेंगे तो a और b का
दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके ए और बी फाइंड करेंगे। क्योंकि ये समझ सकते हो अगर ये फंक्शन इस रूल से बना है तो इस फंक्शन में प्रेजेंट चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रूल को सेटिस्फाई करता होगा। तो रूल को सेटिस्फाई करने का मतलब x और y का वैल्यू हम इन चारों ऑर्डर्ड पेयर के x और y वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेन a और b दो ही अननोन फाइंड करना है, तो अगर a और b में दो रिलेशन मिल गया तो हम फाइंड कर सकते हैं a और b का वैल्यू। तो इसके लिए इन चारों में से कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर यूज करेंगे रैंडम, हम बस 1 1 और 0 1 -1 लेते हैं। तो पुट x = 1 y = 1, तो 1 = a + b, एक इक्वेशन मिल गया a और b के बीच में। उसी तरह हम 0 -1 पुट करें तो y = -1 और x = 0, तो b = यहां से -1 मिल गया। तो b का वैल्यू हमको ऐसे ही मिल गया, और अगर b का वैल्यू -1 है तो 1 = a -1, इट मींस a = 2, तो इट मींस a और b का वैल्यू मिल गया, a = 2 एंड b = -1, इजीली मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। f of x = x², एक रिलेशन है, फाइंड क्या करना है, f of 1.1 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। तो कंसिडर करना, अगर f of x अगर x² है तो f of 1.1 का मतलब है, f of 1.1 का मतलब है 1.1 का होल स्क्वायर, f of 1 का मतलब है 1 होल स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू जो भी यहां पे दिया गया है तो x² उसी के करस्पॉन्डिंग होगा। तो f of 1.1 इट मींस 1.1 दी होल स्क्वायर माइनस f of 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 दैट इज 0.1, 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 0.121 डिवाइडेड बाय 0.1, दिस इज इक्वल टू 2.1। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान था, इसमें कुछ है नहीं। सेकंड में देखते हैं, ये एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम R to R। तो अब ध्यान रखना, जो y है f इमेज ऑफ x है, तो अगर कोई भी x, इट मींस इस डोमेन का x है, तो अगर कोई भी x 0 से छोटा है तो हम करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड करने के लिए ये रूल यूज करेंगे। लेकिन अगर वो x 0 के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग इमेज डायरेक्टली 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी x अगर वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो हम इस रिलेशन से उसका इमेज फाइंड करेंगे। तो अगर हम f of 1 की बात करें तो f of 1 में ये जो 1 है वो 0 से बड़ा है इस कंडीशन में, तो f of 1 इट मींस 1 का इमेज फाइंड करने के लिए हम ये रूल यूज करेंगे। मतलब कौन सा इनमें से रूल यूज करना है वो जानने के लिए किसका इमेज फाइंड करना है वो देखेंगे। तो यहां 1 का इमेज f of 1 होगा, तो 1 का इमेज इट मींस 1 0 से बड़ा है, इस कैटेगरी में आता है, तो हम यहां से फाइंड करेंगे, तो दैट विल बी 4 into 1 + 1 = 5। उसी तरह अगर f of -1 की बात करें तो -1 का इमेज फाइंड करना है, तो -1 <0 की कैटेगरी में आएगा, तो -1 का इमेज के लिए हम ये रूल यूज करेंगे, दैट इज 3 into -1 - 2 दैट इज -5। f of 0 यहां पे 0 का डायरेक्ट इमेज 1 दिया गया है, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और f of 2 तो अगेन 2 0 से बड़ा है, इस कैटेगरी में आता है, तो 4 into 2 + 1 = 9। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग इमेज फाइंड हो गए। देखते हैं अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो ये क्लियर होगा कि इस तरह से रिलेशन गिवन होगा तो वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस वन, मतलब एक फंक्शन f दिया गया है, x² व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब ये सोचो कि फंक्शन हम करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ें, तो यहां पे एज ए रिलेशन दिया गया है, कौन से सेट का किससे डिफाइंड है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे केसेस में हम कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अब f डिफाइंड है, पहले उसको कंसिडर करना किस तरह से है। अगर x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, जिसमें 0 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, तो उस x का इमेज फाइंड करने के लिए हम ये रूल यूज करेंगे x²।
लेकिन अगर x का वैल्यू 3 और 10 के बीच में होगा तब उसमें जो हम इमेज फाइंड करने के लिए रूल यूज करेंगे ये करेंगे। तो अब ये जो दिया गया है रिलेशन, इट मींस जो रूल दिया गया है वो रूल एक फंक्शन है या नहीं है। तो यहां पे ऑलरेडी लिख दिया गया है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन। अभी हम केवल एफ के बारे में बात करेंगे, जी के बारे में एफ के कंप्लीट डिस्कशन के बात करेंगे। तो अब एफ फंक्शन है ये प्रूफ करना है। तो सोचो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जिस भी सेट पे वो रिलेशन डिफाइंड है, तो वो सेट के बारे में सुनना जिस पे ये रिलेशन डिफाइंड, फ्रॉम विच सेट। तो जो x का वैल्यू है वो 0 to 3 इसमें है और इसमें 3 to 10 है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, कंबाइन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, दिस इज 0 to 10। तो अब x का वैल्यू 0 to 10 है। अब 0 to 10 में ये 0 to 10 मतलब क्या, कौन सा नंबर? 0 to 10 रियल नंबर, ये पता होगा, इंटरवल वाला। तो 0 to 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, और 0 और 10 खुद भी शामिल होगा उसमें, तो जितने भी रियल नंबर हैं उन सारे रियल नंबर के लिए एक यूनिक इमेज इसमें दिखाना होगा अगर वो फंक्शन है तो। यूनिक इमेज, क्योंकि हम पढ़े हैं एक तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उन सबका इमेज होना चाहिए और वो भी यूनिक होना चाहिए। सबका होना चाहिए, सारा एलिमेंट एरो से कनेक्टेड होता है, सबका होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, मतलब डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम क्या बात करेंगे, जो 3 है वो कहीं ना कहीं तुमको कंफ्यूज करेगा कि अगर मान लो x का वैल्यू 3 है तो f ऑफ 3 मतलब 3 का इमेज हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और इससे भी, क्योंकि 3 दोनों में इंक्लूडेड है। तो अभी हम 3 को छोड़ देते हैं, बाकी पे सोचते हैं। तो फर्स्ट केस में हमको आइडेंटिफाई करना है कि 0 और 10 के बीच में सारे रियल नंबर का एक यूनिक इमेज है। तो अगर फर्स्ट केस में फॉर f के लिए when x is greater than or equal to 0 and less than 3 को छोड़ देना, क्योंकि 3 कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दोनों में इंक्लूड करता है, तो पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा रूल यूज करें, इसलिए 3 को हम अभी छोड़ दे रहे हैं। तो अगर x 0 और 3 के बीच में है तब हम इसके लिए f ऑफ x का कौन सा रूल यूज करेंगे, डायरेक्टली x स्क्वायर। तो अब अगर सोचो 0 और 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर है तो डेफिनेट है सारा का सारा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 और उसके बाद सारा का सारा पॉजिटिव। तो किसी भी पॉजिटिव के लिए करस्पॉन्डिंग स्क्वायर का वैल्यू हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब क्या है, रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए एक तो सबसे पहले 0 और 3 के बीच में सबका स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, तो सबका तो इमेज हो गया, लेकिन वो इमेज क्या यूनिक हुआ? तो अगर यूनिक नहीं होता इमेज तो क्या होता? यूनिक नहीं होता तो क्या होता? डाइवर्जेंस होता। और डाइवर्जेंस का मतलब है कि एक नंबर का 0 और 3 के बीच में कोई एक नंबर का 2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी 0 और 3 के बीच में कोई एक नंबर का 2 स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इसमें डाइवर्जेंस कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं when x is greater than or equal to 0 and less than 3, f of x square has a unique value। f of x का हमेशा एक यूनिक वैल्यू रहेगा। तो नाउ हैज यूनिक वैल्यू, और अगर यूनिक वैल्यू है इसका मतलब है कि 0 to 3 तक के लिए यह फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। 3 को अगेन छोड़ देना, 3 को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो रूल यूज करेंगे हम f of x is equal to 3x। अब अगेन सोचो 3 और 10 के बीच में अगर कोई रियल नंबर है जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है 10 इंक्लूड है, तो 3 और 10 के बीच में कोई भी रियल नंबर है तो उस रियल नंबर का करेस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स यूनिक रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो 3 इंटू दैट रियल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब एक नंबर का 3 टाइम्स 2 वैल्यू तो हो नहीं सकता, एक ही वैल्यू होगा, मतलब डाइवर्जेंस इसमें भी नहीं होगा। तो अगेन फॉर एवरी x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x हैज यूनिक वैल्यू। मतलब 0 to 10 रियल नंबर में हर एक नंबर का एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए इस रूल के अंडर में। तो अभी तक 3 को छोड़ करके वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं 3 के लिए।
तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, f ऑफ x दो वैल्यू है, आइदर x स्क्वायर और 3x, दोनों को यूज करना होगा। तो f ऑफ 3 क्या होगा, 3a स्क्वायर और 3 इंटू 3, ये दोनों तो सेम ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 का भी एक ही इमेज है। लेकिन सोचो, अगर इस 3 का यहां पे जो वैल्यू आता और यहां पे डिफरेंट वैल्यू आ जाता, अगर ये रूल 4x हो जाता मान लो, तो डिफरेंट है 4x हो जाता, तो यहां पे क्या आ जाता, 9 आ जाता, लेकिन यहां पे 12 आ जाता। इसका मतलब 3 का दो इमेज हो जाता, तो वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहां पे 3x है, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए 3 स्क्वायर और 3 इंटू 3 दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहां पे 3 का भी एक ही इमेज है। और जब 3 का एक ही इमेज है, इसका मतलब अगेन ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हमको क्या दिखा कि 0 और 10 जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब डोमेन इस फंक्शन का 0 to 10 है, क्योंकि x के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन है। ये तुमको पता होगा, क्योंकि f डिफाइंड फ्रॉम a to b, और एक यहां पे क्या है, ऑल x का वैल्यू, और ऑल x का वैल्यू क्या है, 0 to 10, तो ये फंक्शन के डोमेन में आ गया। तो अब फंक्शन के डोमेन में इट मींस x के सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए एक यूनिक f इमेज एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब वो एक फंक्शन है। तो फर्स्ट ये प्रूफ हो गया कि f इज ए फंक्शन। अब देखते हैं सेकंड वन, ये चाहो तो लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकंड वन कि g फंक्शन नहीं है, उसके लिए भी कि कुछ ऐसा ही करना होगा। देखते हैं कंडीशन में, फॉर g, तो फॉर g क्या है एग्जैक्टली, व्हेन यहां पे 2 पे चेंज हो जा रहा है वैल्यू, फंक्शन तो सेम है लेकिन यहां पे जस्ट 0 to 2 और 2 to 10। अगेन अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो वो 0 to 10 ही है, तो जस्ट हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। व्हेन x varies from 0 to 2, 0 to 2, 2 को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 2 पे अगेन कंफ्यूजिंग है, ये रूल यूज करें या ये रूल यूज करें। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 2, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यूनिक वैल्यू, ये समझ सकते हो अगेन क्यों। अब अगेन x ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 10, 3x इज यूनिक वैल्यू। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 2 है तो इस केस में f ऑफ x x स्क्वायर और 3x दोनों होगा। तो f ऑफ 2 के लिए यहां आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, और f ऑफ 2 के लिए इट मींस यहां आ जाएगा 3 इंटू 2, ये 6। तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन से हमको क्या मिला, इस कंडीशन से हमको क्या मिला कि 2 हैज द 2 डिफरेंट इमेजेस 4 and 6। इट मींस 2 हैज 2 images, that is 4 and 6। और अगर 2 का 2 इमेज आ गया मतलब कहीं ना कहीं यहां पे डाइवर्जेंस हो गया, और ये अगर ये डाइवर्जेंस हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। सो g इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। वही केस है जो हम करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स की बात करते हैं कि कोई भी रिलेशन को फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना है कि जिस भी x के वैल्यू के लिए फंक्शन को डिफाइंड बताया गया है, मतलब जो डोमेन है, उन सारे वैल्यू का एक यूनिक f इमेज होना चाहिए। अगर वो यूनिक f इमेज है तो वो रिलेशन एक फंक्शन है। यहां पे g में 2 का यूनिक f इमेज नहीं है, 2 का 4 भी इमेज हो रहा है और 6 भी हो रहा है, तो वो यूनिक तो नहीं हुआ। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए था, इसलिए g फंक्शन नहीं है। तो यहां से जस्ट फंक्शन पे डोमेन रेंज और जो फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े, विच रिलेशन इज ए फंक्शन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम आज के ही लेक्चर में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम शुरू में ही बताए थे, इक्वल फंक्शन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो फंक्शन इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होगा। ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, देखते हैं। तो इक्वल फंक्शन में क्या है, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे। जैसे मान लो f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है। अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे, हम एग्जांपल के थ्रू तो डिस्कस करेंगे ही, पहले जनरल समझो। दो फंक्शन है f एंड g, अब उन दोनों का डोमेन, कोडोमेन, रेंज तुमको फाइंड करने आता है। तो दोनों फंक्शन को इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, तो 3 कंडीशन यहां पे नेसेसरी है दो फंक्शन के इक्वल होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शन एज ए सेट, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स की बात कर रहा है। अगर f डिफाइंड फ्रॉम a to b है तो g अगर f के इक्वल है तो उस g का डोमेन भी a होना चाहिए।
और अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो कोडोमेन भी सेम होना चाहिए। मतलब एफ और जी को इक्वल होने के लिए दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा पॉसिबिलिटी, मतलब तीसरा कंडीशन है कि दोनों का करेस्पॉन्डिंग इमेज फॉर दियर कॉमन डोमेन, कॉमन दोनों का तो डोमेन सेम है, तो दोनों के कॉमन डोमेन में हर एक एलिमेंट का दोनों फंक्शन से जो इमेज मिलेगा वो दोनों सेम होना चाहिए। देखते हैं, लिटमस वाली कंडीशन लिखते हैं। टू फंक्शन f and g are equal if first domain of f is equal to domain of g, second codomain of f is equal to codomain of g, and third f of x is equal to g of x. f of x represent the f image of x and g of x represent the g image of x. It means f और g दोनों अलग अलग फंक्शन, तो f of x g of x इक्वल होना चाहिए। मतलब x का f इमेज भी और x का g इमेज भी दोनों सेम होना चाहिए। जहां पे x क्या है, where x belongs to the common domain of f and g, मतलब f और g के कॉमन डोमेन में होना चाहिए। तो ये समझना, अगर दोनों का डोमेन सेम है तो दोनों का डोमेन सेम है तो हर वो एलिमेंट जो उन दोनों के डोमेन में प्रेजेंट है उस एलिमेंट का f इमेज और g इमेज दोनों सेम होना चाहिए। तो डोमेन सेम हो, कोडोमेन सेम हो और हर एलिमेंट जो उसके कॉमन डोमेन में है उसका f इमेज और g इमेज दोनों सेम होना चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। देखते हैं इक्वल फंक्शन का एक क्वेश्चन। एक सेट है 1, 2, b3, 6, f of x a to b डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 2 g अगेन a to b g of x इज इक्वल टू 3x। चेक करना है फॉर g इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल होने के लिए फर्स्ट टू कंडीशन क्या है, दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का डोमेन a और a सेम है तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड, कोडोमेन सेम है, कोडोमेन भी सेम है, तो ये हो गया। अब उसके बाद दोनों का कॉमन डोमेन ये है, दिस इज द कॉमन डोमेन ऑफ f एंड g। तो अब इस कॉमन डोमेन के हर एक एलिमेंट का, मतलब 1 का भी और 2 का भी, 1 का f इमेज 1 का g इमेज सेम होना चाहिए और 2 का f इमेज और 2 का g इमेज सेम होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले f of 1 का f इमेज क्या होगा, तो f of 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फिर 1 का g इमेज क्या होगा, तो g of 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 1 का f इमेज और g इमेज सेम है, तो एक के लिए हो गया। एक के सारे एलिमेंट का f और g इमेज सेम होना चाहिए, तो 1 का हो गया। 2 के लिए देखते हैं, तो नाउ f इमेज ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। f इमेज ऑफ 3, सॉरी g इमेज ऑफ 2, g इमेज ऑफ 2, तो दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब अगेन f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, and f image is equal to g image for every element belongs to their common domain। तो इस तरह से हमको मिल गया कि ये दोनों फंक्शन f और g इक्वल है। तो कभी भी दो फंक्शन को इक्वल करना हो, दोनों का डोमेन, दोनों का कोडोमेन सेम करना होगा और उसके बाद जो दोनों का कॉमन डोमेन है उस कॉमन डोमेन के हर एक एलिमेंट का f इमेज और g इमेज दोनों सेम करना होगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमको पता चल गया कि क्या क्या हम बता दें, एक बार समराइज कर दें कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, एरो डायग्राम के लिए कंडीशन क्या है, रोस्टर फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है वो देखे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है वो देखे। लेकिन आज के लेक्चर में जो भी हम देखे फंक्शन को करस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स के फॉर्म में देखें। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के बारे में और भी हम डीप
डीपली पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में और नॉलेज लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फंक्शन के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।